रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज की कहानी पे मैं आप लोग को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले मैं 2-4 बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर हम कहानी तो बहुत लोगों की सुनते हैं, लेकिन आप जैसी आवाज़ और आप जैसा स्पष्टीकरण शायद ही किसी क्राइम स्टोरी टेलर में हो। और ये सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अच्छा, मैं भी ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ तो मैं अपने आप को कई लोगों से बेहतर पाता हूँ और वो लोग मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेते हैं जिनसे मैं अपने आप को ऊपर पाता हूँ। हालाँकि ये कोई बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं, अपने काम को हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सोचकर और ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी होता है। और आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। तो व्यूज़ का क्या है कि आज नहीं है तो कल आने लगेंगे, लेकिन अपने काम को बेहतर बनाना हर इंसान का फ़र्ज़ होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोग को क्राइम स्टोरी बेहतर अंदाज में, बेहतर वॉइस क्वालिटी में आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, ताकि आप लोग बेहतरीन अंदाज में हमारी क्राइम स्टोरीज़ को सुनते रहें। और दोस्तों बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है। कई बार इंसान को किसी सच के बारे में पता होता है, लेकिन समाज और लोक लाज की वजह से इंसान बोल नहीं पाता है, और जिसकी वजह से कई रिश्ते और कई ज़िंदगियां हाथ से निकल जाती हैं। बात को फिर समझ आता है, लेकिन बात को फिर इंसान नहीं बोल पाता है, और अंत इसका इतना ज़्यादा भयावह होता है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल दोस्तों बात करूं अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। और इसी राजस्थान के अंदर एक ज़िला लगता है, पाली ज़िला। और ये जो पाली ज़िला है, इसी पाली ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है, ठाकुरबास गांव। और इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के जो मुखिया हैं, इनका नाम है मिस्त्री लाल। बेचारे वृद्ध हैं, इनकी एक पत्नी है, वो भी बूढ़ी है, तो कहीं काम काज को तो जाते नहीं, घर पे ही रहा करते। इनका एक बेटा है जिसका नाम जोगेंद्र मेघवाल है। जोगेंद्र मेघवाल भी शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है और उसके टोटल 2 बेटे हैं। एक बेटे की उम्र तकरीबन 13 साल के आसपास है और एक बेटे की उम्र 11 साल के आसपास है। जो जोगेंद्र मेघवाल है, ये अपने घर के, अपने गांव के आसपास ही जो भी मेहनत मजदूरी, जो भी कामकाज रहता था, वो कामकाज किया करते थे और उसी से अपने परिवार का और अपने माता पिता का भरण पोषण किया करते थे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जब परिवार के अंदर 2 बेटों का जन्म होता है और धीरे धीरे उन बेटों की उम्र जब होती है, एक बेटा 11 साल का, एक 13 साल का हो जाता है, तो यही वक्त होता है कि बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश और उनकी शिक्षा पे अच्छा पैसा खर्च किया जाए, यानी उनकी अच्छे तरीके से देखरेख की जाए ताकि उनका मुस्तकबिल बन सके। यही सोचकर जो जोगेंद्र मेघवाल होते हैं, ये अपने ठाकुरबास गांव को छोड़ते हैं और उसके बाद में चित्तौड़ पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाने के बाद में कामकाज तलाश शुरू करते हैं। अब जोगेंद्र मेघवाल चित्तौड़ में कामकाज तलाश रहा है, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। आखिरकार फाइनली 1-2 दिन की मुशक्कत के बाद में जोगेंद्र मेघवाल को एक सीमेंट की फैक्ट्री में काम मिल जाता है। अब जो जोगेंद्र मेघवाल था, इस सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता, दिन रात मेहनत करता, जो भी पैसे आते वो पैसे अपने घर पे भेज देता, उसी से उसके बच्चों की परवरिश होती। माता पिता बीमार होते तो उनकी दवा आ जाती। ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही थी, यानी पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी थी ये जोगेंद्र मेघवाल के ही ऊपर थी। और जोगेंद्र मेघवाल भी अपने उस फ़र्ज से, अपनी उस जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है। अच्छा, जोगेंद्र मेघवाल अपना गांव जो ठाकुरवास था उसे छोड़कर चित्तौड़ इसलिए आया था ताकि वो मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, उनकी अच्छी परवरिश कर सके, उनको अच्छी शिक्षा दिला सके, ताकि जिस तरीके की कठिनाई जीवन में, उस परिस्थितियों में उसको आ रही हैं, उसके बच्चे को ना आए। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। लगभग साल 2023 के शुरू में जो जोगेंद्र मेघवाल था, ये अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लेता है। सोचता है कि यहीं पर अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगा, यहीं पे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे और उसके बाद में सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं क्योंकि मेरा काम भी यहीं पर है। तो ऐसे में पत्नी भी घर पे रहेगी तो खाना और कपड़े वगैरह का भी थोड़ा सा मुझे एक साधन मिल जाएगा और कपड़े भी धुले हुए मिल जाएंगे, खाना भी बना हुआ मिल जाएगा, तो मैं कुछ देर और ओवर टाइम भी कर सकता हूँ। इसलिए जो जोगेंद्र मेघवाल होता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बुलाने का फैसला लेता है। अब दोस्तों उसके बाद में साल 2023 का ये साल चल रहा है। पत्नी और बच्चे जो थे ये भी चित्तौड़ में आ चुके हैं और इसी बीच में एक महीना आता है, जुलाई का महीना। और इसी जुलाई में एक तारीख आती है, 9 जुलाई साल 2023। 9 जुलाई साल 2023 को जो जोगेंद्र मेघवाल होता है, ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों से कहता है कि वो गाँव जा रहा है और पिता से और माँ से काफ़ी दिनों से नहीं मिला है, तो पिता और माँ से भी मिलाएगा, गांव के हालचाल भी दिखाएगा। इसलिए पत्नी और बच्चे कहते हैं कि कोई बात नहीं है पिता, आप चले जाओ।
उसके बाद में जो जोगेंद्र मेघवाल होता है ये अपने घर के लिए निकल जाता है, यानी चित्तौड़ से ये पहुंच जाता है अपने गांव ठाकुरवास। वहां पर पहुंचने के बाद में 9 तारीख को पूरे गांव में घूमता है, अपने यार दोस्तों से हालचाल पूछता है, मिलने वालों से मिलता है, कहीं पर घूमने जा सकता था तो घूमने जाता है। अमूमन जैसे शहर में कोई काम करता है, गांव में कोई व्यक्ति लौट के आता है तो सबसे पहले तो वो अपने गांव को घूम घूम के देखता है। इसी तरीके से जोगेंद्र मेघवाल, जिसकी उम्र अभी 33 साल के आसपास हो चुकी थी, ये पूरे गांव में अपने हर दोस्त से मिलता है, हर जानने वाले से मिलता है। उसके बाद घर पहुंचता है। घर में माता पिता जो होते हैं जब बेटे को देखते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। माँ जो थी अपने बेटे का जो पसंदीदा खाना होता है उस पसंदीदा खाने को बनाती है। जोगेंद्र उस खाने को खाता है। अब 9 तारीख को गया था, 10 गुजर जाती है, 11 तारीख का दिन आ जाता है। जोगेंद्र कहता है कि अब मुझे जाना होगा। अच्छा, माता पिता जब ये बात सुनते हैं कि बेटा जा रहा है तो माता पिता का मन भारी होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, बेटे का जो काम था वो चित्तौड़ में ही था। इसलिए माता पिता भारी मन से जोगेंद्र मेघवाल को चित्तौड़ के लिए रवाना कर देते हैं और जोगेंद्र मेघवाल कहता है कि जैसे ही वो पहुंच जाएगा फ़ोन करेगा। अब दोस्तों उसके बाद में जोगेंद्र मेघवाल जो था वो निकल जाता है। इधर जो माँ थी इसका मन परेशान होता है। 2-3 घंटे गुजर चुके थे, जोगेंद्र मेघवाल का फ़ोन आया नहीं था। दोस्तों कोई भी माँ हो, माँ का तो यही हाल होता है कि अगर बेटे का या फ़ोन नहीं मिले और दूसरी तरफ से कन्फर्मेशन ना हो कि पहुँच गया या फिर नहीं पहुँचा, जब तक माँ का मन परेशान रहता है। इसलिए जो माँ होती है अपने पति से कहती है, यानी मिश्री लाल से, कि तुम जोगेंद्र को एक बार फ़ोन लगा लो, पता कर लो कि वो पहुँचा है या फिर नहीं पहुँचा है। उसके बाद में जो पिता होते हैं जोगेंद्र मेघवाल को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन जो फ़ोन था ये फ़ोन लगता नहीं है। अब जब जोगेंद्र मेघवाल का फ़ोन लगता नहीं है तो जो पिता मिस्त्री लाल होते हैं अब तुरंत अपनी बहू को फ़ोन करते हैं। बहू को फ़ोन करने के बाद में पूछते हैं कि जोगेंद्र पहुंचा क्या। तो जो जोगेंद्र की पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचे, कितनी देर पहले निकल गए। जोगेंद्र बताता है कि लगभग 2 घंटे के आसपास का समय गुजर गया है। चूँकि आधा घंटे का रास्ता है और 2 घंटे गुजर चुके हैं और उसने ये भी कहा था कि घर पहुंचकर फ़ोन करता है, लेकिन अभी तक उसका फ़ोन नहीं आया। तो हमने फ़ोन लगाया लेकिन जोगेंद्र का फ़ोन लग नहीं रहा है, इसलिए हमने तुमसे पूछा। अच्छा, जो पत्नी होती है वो कहती है हो सकता है कहीं रास्ते वगैरह में रुक गए हों, आ जाएंगे, आप पिताजी टेंशन मत लो। अच्छा, जो पिताजी हैं वो भी सोचते हैं कि हो सकता है कहीं रास्ते में कोई जानने वाला मिल गया हो, कोई काम हो, या फिर मार्केट में कहीं चला गया हो। तमाम तरीके की बातें होती हैं। इसलिए जो जोगिंदर के फैमिली वाले होते हैं थोड़ा सा निश्चिंत होते हैं और उसके बाद में समय यूं ही गुजरता रहता है। 3 से 4 घंटे का समय गुजर जाता है। अब जो पिता थे ये परेशान थे। उसके बाद में फिर अपनी बहू को फ़ोन लगाते हैं क्योंकि बेटे का फ़ोन तो लगातार लग ही नहीं रहा था। जब फिर बहू को फ़ोन लगाया जाता है तो इस बार बहू भी परेशान है। बहू भी कह रही है कि 3-4 घंटे गुजर गए, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आए नहीं है। अब जो मिस्त्री लाल है इनकी भी दिल की धड़कन बढ़ रही है। जो माँ है घर में वो भी परेशान है। माँ का दिल तो वैसे ही थोड़ा सा होता है। माँ के दिल में एक तरीके से हौले उठ रहे हैं। वो परेशान है कि बेटा कहाँ चला गया। जो मिस्त्री लाल है उनके भी पाँव तले से ज़मीन खिसक चुकी है। उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि उनका बेटा कहाँ गया। मिस्त्री लाल भी परेशान है, उनकी पत्नी भी परेशान है, जोगेंद्र की उधर पत्नी भी परेशान है। ये सारे लोग परेशान हैं, लेकिन जोगेंद्र मेघवाल के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और समय लगातार गुजरता चला जा रहा है। 6 से 7 घंटे का लंबा समय गुजर चुका है। अब दोस्तों ऐसा करते करते तकरीबन जो 11 तारीख का दिन था ये पूरा दिन गुजर जाता है। अब जैसे ही 11 तारीख का दिन गुजरता है 12 तारीख आ जाती है। पूरा दिन पूरी रात उधर माता पिता भी परेशान है, उधर पत्नी भी परेशान है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है कि पिताजी कहाँ चले गए। अच्छा, 12 तारीख आते आते इस पूरे गांव के अंदर जो ठाकुरबास गांव है, इस गांव के अंदर ये खबर फैल जाती है कि जो जोगेंद्र मेघवाल है वो अचानक से कहीं गायब हो गया। अब बेचारे जो गांव वाले हैं वो भी ढूंढ रहे हैं, जगह जगह पर फ़ोन कर रहे हैं, तमाम रिश्तेदारों पे फ़ोन कर रहे हैं। जहां पर जोगेंद्र मेघवाल काम करता था वहां पर भी जाके पता कर लिया जाता है, लेकिन जोगेंद्र मेघवाल का कहीं पर भी कोई पता नहीं होता है। अब घर वाले परेशान हैं, घर वालों के पास में कोई चारा भी नहीं है। इसलिए तमाम घर वाले और गाँव वाले सारे के सारे लोग मिलकर पुलिस थाने पहुँचते हैं और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब दोस्तों मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। पुलिस जो होती है तुरंत ठाकुरबास गांव पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद में जो माता पिता होते हैं उनसे पूछताछ करती है, गांव वालों से पूछताछ करती है। लास्ट टाइम उसे किसने देखा था, कितने समय गया, उसकी किससे दोस्ती है, किससे उसका मिलना उठना है, ये सारे ही पहलुओं पर पुलिस छानबीन करती है। साथ के साथ घर वालों से ये भी पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे परिवार की किसी से कोई रंजिश हो, किसी से हाल फिलहाल में कोई दुश्मनी, कोई पैसों का लेन देन। तो घर परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, भला किससे लड़ाई करेंगे, किससे झगड़ा करेंगे। उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं जोगेंद्र मेघवाल की पत्नी से भी पूछताछ करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चित्तौड़ में किसी से कोई दुश्मनी हो गई हो, कोई झगड़ा हो गया हो, काम को लेकर कोई विवाद हो गया हो, किसी से कुछ पैसों का लेन देन हो। तो जो पत्नी होती है वो भी इन सारी चीज़ों से इनकार करती है। उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि जोगेंद्र मेघवाल की उम्र कितनी थी। तो घर परिवार के जो लोग होते हैं ये बताते हैं 33 से 35 साल के आसपास उसकी उम्र है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं कि 35 साल के आसपास उम्र है
तो पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है किसी के साथ में कोई अफेयर वगैरह हो, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि अफेयर की जो उम्र है वो उम्र भी नहीं रही। 34-35 साल में लोग अक्सर इस तरीके के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो उसके बाद में पुलिस वाले इन सारे एंगल्स पर छानबीन करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को इन सारे ही एंगल्स पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले बड़ा परेशान हैं, करें तो करें क्या, जाएं तो जाए कहाँ। आखिरकार इस जोगेंद्र मेघवाल को कहाँ ढूंढें। एक सीधा साधा व्यक्ति है, ना किसी से कोई लड़ाई है, ना किसी से कोई झगड़ा है, ना किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई नज़दीकी और ना किसी के साथ में कोई अफेयर है। लेकिन ये जोगेंद्र मेघवाल आखिर गया तो गया कहाँ। अब धीरे धीरे पुलिस इन सारे ही पहलुओं पर बहुत ही नज़दीकी के साथ में, बहुत ही बारीकी के साथ में, बहुत ही पारखी नज़र रख रही है। लेकिन दोस्तों पुलिस को कहीं से कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा है, चाहे गांव वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे जहां पर वो काम करता था। तमाम जगहों पर, तमाम एंगल्स पर पुलिस छानबीन कर रही है। जब कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस वाले घर परिवार के अन्य रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। अच्छा, जो रिश्तेदार थे, ख़ानदान के लोग थे, वो सारे लोग इस परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े थे और सब के सब इस जोगेंद्र मेघवाल को ढूंढने के लिए इस मिस्री लाल की मदद कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से कि मिस्री लाल के उसके बेटे के बारे में कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। चाहे चचेरा भाई मदन हो या फिर एक दूर का ही रिश्तेदार जो सुंदरलाल है वो हो, सारे के सारे लोग पुलिस के पास भी जा रहे हैं। अच्छा, जो मदन और सुंदरलाल थे ये इस परिवार के साथ ज़्यादा नज़दीक थे, इसलिए ये इस परिवार के ज़्यादा सहानुभूति भी रखते थे और इस परिवार के लिए हमेशा खड़े हुए थे और पुलिस से भी लगातार यही पूछ रहे थे कि आखिरकार जो जोगेंद्र मेघवाल है वो कहाँ चला गया। लेकिन दोस्तों पुलिस अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। पुलिस ने हर एंगल पर छानबीन कर ली है, चाहे दुश्मनी वाला एंगल हो, चाहे इश्क और मोहब्बत वाला एंगल हो, किसी से नज़दीकी का एंगल हो, चाहे कोई किसी से पैसों का लेन देन हो या कोई घरेलू विवाद हो। तमाम एंगल्स पर पुलिस ने छानबीन कर ली है। लेकिन दोस्तों पुलिस को कहीं से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इधर जो घर वाले थे ये परेशान हैं, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, जो पत्नी है उसका दिल बैठा जा रहा है, माँ का तो हिसाब क्या है, माँ की तो तकलीफ़ क्या है उसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों इधर घर वाले परेशान तो हैं, लेकिन उधर भी पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। लेकिन किस्मत कहें या फिर कुछ और कि अभी भी पुलिस को इस पूरे केस के अंदर कुछ नहीं मिल रहा था और लगातार इस पूरे मामले के अंदर दिन लगातार कम होते चले जा रहे थे, यानी दिन लगातार बीत रहे थे और जोगेंद्र मेघवाल के बारे में कहीं से भी कोई सूचना पुलिस के पास नहीं थी। दोस्तों ये पूरा मामला 11 जुलाई साल 2023 का था और इस पूरे मामले के अंदर 4 से 5 दिन लंबा समय गुजर चुका था, यानी अब तारीख आ चुकी थी 16 जुलाई साल 2023 और इस 16 जुलाई साल 2023 तक पुलिस को लगने लगता है कि टेक्निकल टीमों की मदद से शायद इस केस का खुलासा ना किया जा सके। इसलिए पुलिस वाले जो थे अब अपना पुराना तरीका अपनाते हैं और इस पूरे गांव के अंदर अलग अलग लोगों से गुपचुप तरीके से पूछताछ शुरू करते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले गुपचुप तरीके से पुलिस जो थी वो गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है तो यहाँ पर पुलिस को भले ही कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुंदरलाल होता है, वो यहाँ पर मिस्री लाल के पास पहुँचता है और मिस्री लाल के पास पहुँचने के बाद में कहता है कि मैंने सुना है कि पुलिस गुपचुप तरीके से गाँव के अंदर पूछताछ कर रही है। अब मिस्री लाल कहते हैं कि ठीक तो है, पूछताछ कर रही है, हो सकता है पुलिस को कुछ मिले। लेकिन यहाँ पर सुंदरलाल जो होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जानता हूँ और थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे डाउट है, लेकिन ऐसा ही हुआ होगा इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप अगर इसके बारे में कुछ और जानते हो तो आप बता सकते हैं। तो जो मिस्री लाल होते हैं वो कहते हैं सुंदरलाल से ऐसा क्या जानते हो। तो सुंदरलाल कहता है कि दरअसल जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे बेटे जोगेंद्र मेघवाल को देखा था, यानी 11 तारीख के आसपास, जो सुलभ शौचालय है गाँव का ही, वहीं पर मैंने जो मदन पाल है उस मदन पाल के साथ में तुम्हारे बेटे को लास्ट टाइम देखा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मदन पाल ने ही तुम्हारे बेटे के साथ में कुछ गलत कर दिया हो। अब जैसे ही ये बात मिस्री लाल सुनते हैं तो उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आती है। जब उन्हें पुरानी बातें याद आती हैं तो वो तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे पुलिस के पास पहुंचते हैं और ये टोटल 17 जुलाई साल 2023 का वाकया है। अब 17 जुलाई यानी 11 तारीख की ये बात है और 17 जुलाई को यहाँ पर जो मिस्री लाल होते हैं जोगेंद्र मेघवाल के पिता, उनको कुछ याद आता है और पुलिस के पास जाने के बाद में कहते हैं कि साहब मुझे कुछ याद आ गया। अब पुलिस वाले कहते हैं कि 6 से 7 दिन का समय गुजर चुका है और तुम्हें अब याद आ रहा है। तो उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या मामला है। तो जो मिस्री लाल होता है ये कहता है साहब जो मदन लाल है उसका मेरी बहू के साथ में अफेयर था, बहुत समय पहले की बात है। और सुंदरलाल बता रहा है कि उसने मेरे बेटे जोगेंद्र मेघवाल को मदन लाल के साथ में ही लास्ट टाइम देखा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मदन लाल ने ही मेरे बेटे के साथ में कुछ गलत कर दिया हो। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो ऑन द स्पॉट पुलिस वाले एक टीम को भेजते हैं, मदन लाल को उठाते हैं, क्योंकि पुलिस के पास में कुछ ऐसा क्लू तो था नहीं। एक छोटा सा क्लू मिला था तो पुलिस उसको भी ज़ाया करना नहीं चाहती थी। मदन लाल को उठाया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है, इसके ऊपर जब सख्ती दिखाई जाती है तो मदन लाल पुलिस के सामने टूट जाता है
और टूटने के बाद में एक ऐसी सच्चाई सुनाता है जिसे सुनने के बाद में जोगेंद्र मेघवाल के जो पिताजी होते हैं मिस्त्री लाल, उनके ऊपर बिजली सी टूट जाती है। दरअसल जो मदन लाल होता है ये पुलिस को बताता है कि हाँ, जोगेंद्र मेघवाल की मैंने हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये बात पुलिस से कहता है, पुलिस के तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है कि ये व्यक्ति लगातार पुलिस के पास आ रहा है, लगातार जोगेंद्र मेघवाल के बारे में पूछ रहा है, और आज यही व्यक्ति पुलिस के सामने बैठकर बोल रहा है कि हाँ, मैंने ही जोगेंद्र मेघवाल का कत्ल किया है। तो पुलिस इससे पूछती है कि आखिरकार तुमने अपने भाई जोगेंद्र मेघवाल का कत्ल क्यों किया, जो कि रिश्ते में तुम्हारा कजिन ब्रदर था। तो ये जो मदन लाल था ये पुलिस को बताता है कि जब जोगेंद्र मेघवाल चित्तौड़ चला जाता है तो उसी समय उसकी जो पत्नी और बच्चे और उसके जो माता पिता थे ये घर पे अकेले थे। तो चूंकि मेरा उस घर में लगातार आना जाना था, तो कभी अगर बाज़ार से सब्जी लेके आनी है या मार्केट से कुछ लाना है तो मैं ला देता था। उस घर पे मेरा आना जाना था। जो मिस्त्री लाल थे चाचा, वो भी खुश हो जाते थे कि चलो ठीक है, भतीजा तो काम आ रहा है। और उसके बाद में सारी ही चीज़ें ऐसी चल रही थी। लेकिन इसी बीच में जोगेंद्र मेघवाल की जो पत्नी होती है उसकी इस मदन लाल के साथ में नज़दीकियाँ बन जाती हैं। जब नज़दीकियाँ बनती हैं तो आना जाना होता है। कभी कभी ये जो मदन लाल था आता, भाभी भाभी कहकर कमरे में चला जाता, शारीरिक संबंध बनाता चला जाता। और इस बारे में कभी कभी जो जोगेंद्र मेघवाल के पिता मिस्त्री लाल थे उन्होंने भी रंगे हाथों पकड़ लिया अपनी बहू को अपने इस भतीजे के साथ में। कभी जो मिस्त्री लाल की पत्नी थी यानी जोगेंद्र मेघवाल की माँ, उन्होंने भी रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उनको लगा कि समझाने से भी ये चीज़ें अब संभलेगी नहीं, तो उसके बाद में ये अपने बेटे को कॉल करते हैं साल 2023 में। और बेटे को कॉल करने के बाद में ये कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो पत्नी और बच्चे हैं वो यहीं पर हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ ले जाओ। और चूंकि यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है तो अच्छे से शिक्षा नहीं हो पाएगी। ऊपर से तुम भी रात को थके हारे आते हो, उसके बाद खाना खाते हो, उसके बाद कपड़े धोते हो, बनाते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। हमारा क्या है बेटा, हम तो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ। लेकिन यहाँ पर जोगेंद्र मेघवाल के पिता मिस्त्री लाल को जो बताना चाहिए था वो उन्होंने नहीं बताया था। और वो सोच रहे थे कि वो किस मुंह से अपने बेटे को ये सारी बात बताएंगे। वो सोच रहे थे उनकी बहू जो है उनके बेटे के पास चली जाएगी तो शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद में ऐसा ही होता है, जो जोगेंद्र मेघवाल होता है अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर चला जाता है। समय यूँ ही गुजरता रहता है। इधर जो मदन लाल था, जो जोगेंद्र मेघवाल की पत्नी से लगातार बातचीत किया करता था, जब यहाँ पर जोगेंद्र मेघवाल की पत्नी वहाँ पहुँच जाती है चित्तौड़, तो वहाँ से बातचीत होना बंद हो जाती है। कभी कभार फ़ोन पे बातचीत होती तो कहती कि यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, उसी कमरे के अंदर बच्चे रहते हैं, उसी कमरे के अंदर पति रहता है, तो अगर यहाँ से मैं कॉल करूँगी तो पकड़ी जाऊँगी। इसलिए जो मदन लाल था ये बौखलाया हुआ था। और जब वो 9 तारीख को जोगेंद्र मेघवाल को ये सी ठाकुरवास गाँव में देखता है तो उसके मन में आइडिया आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से जो जोगेंद्र मेघवाल की पत्नी है वो उसी की हो जाए। वो सोचता है कि अगर उसने जोगेंद्र मेघवाल का कत्ल कर दिया तो जो जोगेंद्र मेघवाल की पत्नी है वो वापस से अपने गांव आ जाएगी, उसकी विधवा बनकर यहीं रहेगी। उसके बाद में वो मेरी हो सकती है और 5 उंगली मेरी घी में रहेंगी। जब चाहूँगा उसको इस्तेमाल करूँगा, जब चाहूँगा उसको यूज़ करूँगा। अब इसी प्लानिंग के तहत ये इंतज़ार करने लगता है। सारे प्लान इसके फेल होते हैं। अब जैसे ही 11 तारीख को ये जोगेंद्र मेघवाल जो है वो चित्तौड़ के लिए निकलता है तो रास्ते में ही इसे मदन लाल मिल जाता है। और मदन लाल इससे कहता है कि जब से तुम चित्तौड़ गए हो तुमने एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा। पैसा अच्छा कमाते हो, कभी ये नहीं सोचा कि एक बोतल पिला दें। तो जैसे ही जोगेंद्र मेघवाल ये बात सुनता है वो कहता है यार कैसी बात करो, चलो अभी चलो, तुम्हें अभी पिलाते हैं। उसके बाद में 20-25 किलोमीटर दूर ये लोग पहुँचते हैं बाइक से। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये लोग शराब खरीदते हैं। शराब खरीदने पर ये लोग वहाँ पर शराब नहीं पीते हैं बल्कि एक जंगल में पहुँचते हैं। वहीं पर आसपास इन्होंने जंगल में कहीं पर इसने जो मदन मेघवाल था इसने कुल्हाड़ी छुपा के रखी हुई थी, वहीं पर ये लेके पहुंचता है। और ये पहले तो खूब ज़्यादा शराब पीते हैं दोनों, और जो ज़्यादा शराब थी जोगेंद्र मेघवाल को पिलाता है मदन लाल। जोगेंद्र मेघवाल जब शराब के नशे में थोड़ा सा धुत हो जाता है तो उसके बाद में ये कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है। कुल्हाड़ी से हमला करने के बाद में उसके सर को काट कर अलग करता है, उसके हाथों को काट कर अलग करता है, उसके पाँव को काट कर अलग करता है, सीने को काट कर अलग करता है, चेस्ट को यानी बॉडी पार्ट को। कुछ देर तक तो, कुछ घंटों तक तो सारे बॉडी पार्ट्स को वहीं पर छोड़ता है ताकि खून का एक एक कतरा वहाँ से बह जाए। उसके बाद में उन सारे ही बॉडी पार्ट्स को ये उठाकर एक बोरी कट्टे में रखता है। उसके बाद में उसी मोटरसाइकिल पर रखता है। अब चूंकि इसने खून का एक एक कतरा बहा दिया था तो कोई समझे कि सामान होगा, और उसी बीच में लेकर ये निकलता है। और इसी बीच में एक जगह पड़ती है बोरी मादा, और यहीं पर एक बरसाती नाला है, उसी में ये उस सीने वाली जो बॉडी होती है उसके जिस्म का जो पार्ट होता है वहाँ पर फेंकता है पत्थर बांध कर उस नाले के अंदर। उसके बाद में वहाँ से निकलता है। 20 किलोमीटर दूर जाकर इसका गांव पड़ता है ठाकुरवास। वहीं पर एक मंदिर है, भैरूनाथ मंदिर, और उसी भैरूनाथ मंदिर के बगल में एक बगीचा है।
उसी बगीचे के अंदर ये गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे के अंदर जो हाथ पाँव थे वो दबा देता है। और उस गड्ढे के अंदर अब ये सोचता है गड्ढा खोदा है और सुबह को ये होगा कि ये जो जोगिंदर मेघवाल है गायब है, तो लोग कहेंगे यहाँ पर गड्ढा कैसे खोदा है। तो इसलिए उस गड्ढे में ये एक आम का पेड़ लगा देता है और 6 दिन तक लगातार उस आम के पेड़ पर जाकर पानी डालता है, यानी डेड बॉडी के ऊपर इसने आम का पेड़ लगा दिया था। यकीनन दोस्तों जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये पूरा राज पुलिस के सामने कबूल कर देता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में बताया कि लोग लाज के डर से इंसान कभी कभी कुछ छुपा लेता है और उसका अंजाम बहुत ज़्यादा भयावह होता है। यहाँ पर जो जोगिंद्र मेघवाल के पिता मिश्री लाल थे, जब उन्होंने अपने बेटे को कॉल कर ये कहा था कि अपनी बहू को यहाँ से ले जाओ और क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उस समय उन्हें अपने बेटे को सच बताना चाहिए था। लेकिन उस समय वो सच नहीं बता पाए। इधर जब बेटा गायब हो गया तो 6 दिन तक पुलिस भी पूछताछ करती रही, तब भी वो ये नहीं बता पाए कि उनकी बहू का किसी के साथ अफेयर था। और पुलिस लगातार पूछ रही थी कहीं कोई अफेयर वाली बात तो नहीं है। लेकिन जोगिंद्र मेघवाल बेचारे ये समझ पाते जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, यानी मिश्री लाल जोगिंद्र मेघवाल के पिता। यकीनन दोस्तों ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी थी कि महज एक शारीरिक सुख के लिए किसी ने अपने भाई को इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि उसके माँ बाप का जो आखिरी सहारा था वही उन्होंने छीन लिया। अब चूंकि माँ बाप इतने ज़्यादा गरीब थे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया गया, 3-4 लाख रुपए इकट्ठे कर उन्हें दी गए। लेकिन माँ बाप जो थे उन्होंने डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिस तरीके से उनके बेटे का कत्ल किया है, ऐसे में जो कातिल हैं इसमें अगर कोई और व्यक्ति हो तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर अरेस्ट किया जाए। बहरहाल दोस्तों इस कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो प्यारे प्यारे कमेंट्स थे इसमें विजय भाम हैं, ये लिखते हैं मलिक जी आपकी स्वतंत्रता दिवस को ढेर सारी शुभकामनाएं। विजय भब यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो भाई आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया आपका। बालेश्वर बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आज का पहला लाइक और पहला कमेंट्स मेरा है। 9 बजे की कहानी आया है जैसे ही, कोई बात नहीं सर जी, लेट से चलता है सर जी, थैंक्स सर जी, कोई बात नहीं आप लेट सुनाए। तो कल मैं 8 बजे की जगह 9 बजे सुनाया था कहानी, उसके पीछे रीज़न क्या थे वो मैंने आप लोगों को बताए थे। खैर बालेश्वर बिहारी जी आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए आपका शुक्रिया। शरियन शर्मा है लिखते हैं मलिक भाई नाइस स्टोरी, तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई शुक्रिया। करण रावत जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान रहमत अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। खान अकील जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेद भाई, तो भाई वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन चौधरी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में मनदीप वर्मा की पत्नी है प्रादीप वर्मा, जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, नमस्ते बोलती हैं, तो बहन नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल है, इनका नाम शाहबुद्दीन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में नरगिस बानो लिखते हैं सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो नरगिस बानो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मेरा हरियाणा करके आइडिया लिखते हैं लाइक कमेंट और ज़रूर करूँगा, स्टोरी सुनने का टाइम नहीं मिला आज, नरेश सिरसा घोगरा से कहानी सुनते हैं, कोई बात नहीं भैया जब टाइम मिले तब सुनो। उसके बाद में मोहम्मद इमरान है लिखते हैं, मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद हैं लिखते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद में सादाब बेग हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। हुसैन रतलामी हैं लिखते हैं भाई आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, तो हुसैन रतलामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और रेणु सुनील त्यागी शाहनवाज शहर से, तो आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। खेमराज भट्टी हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी जी सर जी, खेमराज भट्टी चिट्टी जीबी रोड जीबी नगर यूपी 16 से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो आपको भी आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। लईक अब्बास गुलस्तनाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, और बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया मेरे भाई आपका। उसके बाद में जय भीम, बिना महिला की इजाज़त से कोई पुरुष किसी की महिला से बात नहीं कर सकता, इन घटनाओं में महिला का अहम रोल होता है। नगला पद्मा आगरा से कहानी सुनते हैं, तो नरेंद्र किशोर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राधे श्याम शर्मा लिखते हैं मैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर से कहानी सुनता हूँ, तिरछी बात चैनल सुदेश जी के सब्सक्राइबर अधिक हैं और कोई नाम नहीं लेते हैं, वो आपके पास भी ऐसा ही है क्या? राधे श्याम शर्मा जी ऐसा नहीं है, मैं तो आप सभी लोगों के नाम पढ़ता भी हूँ। राकेश जी लिखते हैं कौन से स्कूल गया था HR भाई, अट्रैक्टिव नहीं अट्रैक्ट होता है, तो भाई कहीं पर अगर अट्रैक्टिव बोलना है तो अट्रैक्टिव बोलेंगे, कहीं पर अट्रैक्ट बोलना है तो अट्रैक्ट बोलेंगे। और बाई मिस्टेक कभी कभी ऐसा होता है कि कैमरा जब फेस करते हैं तो कभी कभी फ्लो में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, तो इतना ज़्यादा आप नोटिस मत किया करें यार, और अगर कोई गलती होती है बताते हैं, अच्छा लगता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।